ठीक है, डलहौजी वाला सच बूझने का हो गया था, हड़प नीति वाला में। इसके बाद लिखिएगा इसमें, डलहौजी में लिखिएगा, लिखिएगा इस नीति के अंतर्गत, उसके बॉस के नीचे लिखिएगा, इस नीति के अंतर्गत यानी इस पॉलिसी के अंतर्गत इस नीति के अंतर्गत देशी रियासतों का, इस नीति के अंतर्गत देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, सम्मिलित किया गया था जिसके 3 प्रारूप को देखा जा सकता है, सम्मिलित किया गया था जिसके 3 प्रारूप को देखा जा सकता है। देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था जिसके 3 प्रारूपों को देखा जा सकता है। पहला प्रारूप, प्रारूपों को देखा जा सकता है। पहला, नंबर 1, वैसा रियासत जो ना तो मुगलों के अधीन रहा, वैसा रियासत जो ना मुगलों के अधीन रहा और ना ही, जो ना तो मुगलों का अधीन रहा और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा, नंबर 2, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के सनदों पर आधारित, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के सनदों पर आधारित, सनद मतलब समझे, कंप्लीट उसी के डिपेंडेंसी, सनद मतलब खर्च वर्च सब दे रहा था वो, सनद मतलब खर्च वर्च कंप्लीट देना, सनद SANAD, सनदों पर आधारित। और तीसरा लिखिएगा, जो पूर्व में मुगलों के भी अधीन था और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज। इन सभी असंतोष की भावना से, इन सभी असंतोष की भावना जिनमें नंबर 1, जिनमें पहला, बिना आज्ञा के गोद लेने की प्रथा नहीं थी। नंबर 1, बिना आज्ञा के गोद लेने की प्रथा नहीं थी, बिना आज्ञा के गोद लेने की प्रथा नहीं थी। दूसरा, किसी भी प्रकार से गोद लेने की आज्ञा नहीं थी, किसी भी प्रकार से गोद लेने की आज्ञा नहीं थी। किसी भी प्रकार से गोद लेने की आज्ञा नहीं थी। और तीसरा लिखिएगा, नंबर 3, उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था, उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था, उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। ठीक है, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा अप्रोच। और अगर मैच नहीं करेगा तो इस मैच को हम लोग को समझना है कि कहाँ है, देखो तो वहीं पे है क्या, समझिएगा। जैसे हम बोल रहे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में, तो एक पहला एक आया, एक कौन सा, दूसरा, और एक कौन, तीसरा। देखिए क्या था,
बोलता है जो पूरी तरह से सनदों पर आधारित था। किस पर था? सनद पर। तो सनद मतलब ये पूरा राशि कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। बोला तुम तो गोद ले ही नहीं सकता है, कह गया ऐसे ही अभी तुम हमारे हम खर्चा दे रहे हैं तो तुम्हारा खर्च चल रहा है, तुम्हारा तो एकदम कंप्लीट निषेधाज्ञा है, मतलब प्रोविशन है, किसी प्रकार का गोद नहीं ले सकता है। दूसरा बोलता है जो पहले कभी मुगल के अधीन रहा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, ठीक है, इसको बोला कि बिना मेरे आज्ञा का तुम नहीं लोगे गोद, तुम अगर गोद लेना चाहोगे तो मेरे आज्ञा का जरूरत होगा। तीसरा जो था जो ना कभी मुगलों के अधीन रहा ना कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसको गोद लेने से रोका नहीं जा सकता था। ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन को समझिएगा। तो बोलता है कि निश्चित तौर पर जो मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जिसके अधीन काम कर रहा था अगर उसको मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर अब इसके खिलाफ तो विद्रोह होगा ही। तो कहा जाता है कि 1856 ही नहीं बल्कि इसके पूर्व जितनी व्यवस्था थी, कौन व्यवस्था? कर व्यवस्था, जैसे रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, इस सब के खिलाफ। और फिर एक हम लोग के यहाँ 1757 से लेकर 1857 के बीच में छोटा छोटा विद्रोह हुआ। जो छोटा छोटा विद्रोह था वह भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का बीज उसमें छुपा हुआ था। तो कहा जाता है कि 1757 से लेकर 1857 के छोटे छोटे विद्रोहों में से कुछ विद्रोह तो बहुत प्रोमिनेंट हुआ, लेकिन चूंकि छोटे छोटे जगह से स्टार्ट हो गया तो सप्रेस करने में आसान हो गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कहा जाता है कि इस बीच में बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए, लेकिन चूंकि अलग अलग हुए तो सबको सप्रेस कर दिया गया। और बाद में 1857 के सिपाही विद्रोह में भी वही बात हुई थी कि एक सूत्र में और एक समय में यह आंदोलन नहीं चल पाया, जिसके कारण इसको भी यह भी सप्रेस कर दिया गया। लेकिन जो भी हो, हम कह सकते हैं कि आंदोलन का एक आगाज तो हो गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पूर्व 1757 से 1857 के बीच में कुछ छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। तो टाइटल में थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिएगा इसके पूर्व, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, इसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण, इसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे विद्रोह, इसके पूर्व कुछ कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे विद्रोह, कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे विद्रोह जो इसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे विद्रोह जो 1857 के विद्रोह का कारण बना। देखिए किसका कारण बना? 1857। आराम से समझिएगा। बोला जाता है कि कोई भी युद्ध का प्रारंभ जो है वो अनायास नहीं होता है, मतलब अचानक नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पहले से ही प्रक्रियाएं चलती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम दो तरह से युद्ध लड़ते हैं। एक पहला युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरह का हम लोग के अंदर चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। बड़ा खराब युद्ध है ये युद्ध अगर आपके अंदर चल रहा हो किसी के प्रति तो इसका खात्मा नहीं है, इसको इमीडिएट नहीं, ये आप खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके साथ 2 साल से चल रहा हो, 3 साल से चल रहा हो, 4 साल, अंदर अंदर चलता है, ये फाइनली सामने नहीं आएगा और आपके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी भी होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत खराब काम है। लेकिन बोलता है कोल्ड वॉर पर इंस्टेंटेनियस काउच क्या है कि कोई तत्कालिक कारण हो जाए, यानी दो के बीच में बहुत लंबा झगड़ा चल रहा है 5 साल से और अचानक कुछ ऐसा मुद्दा हो गया जिसके कारण दोनों आपस में लड़ गया, उसको हम लोग बोलते हैं तात्कालिक कारण। जैसे हम कह सकते हैं कि विश्व युद्ध में सबके बीच में राइवल चल रहा था, लेकिन सोराजेवो हत्याकांड जो है वो उसमें आग में घी डालने का काम किया, भभक गया पूरा। तो वही था कि 1857 के सिपाही विद्रोह में ये कोई अचानक कोई विद्रोह नहीं था। 1757 से लेकर 1857 के बीच में पूरे भारतीयों का शोषण हो रहा था किसी न किसी बहाने। जब भी कोई विद्रोह भारतीय कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ तो इसको क्या किया जाता था? सप्रेस कर दिया जाता था। तो 1857 का कहने का मतलब है कि 1857 इंस्टेंटेनियस काउज नहीं है। इंस्टेंटेनियस काउज क्या बना कि भाई चर्बी वाला कारतूस धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि मुंह से हम चर्बी नहीं खींचेंगे, क्यों भाई? क्योंकि हमारे धर्म को खतरा है। लेकिन लड़ाई कहां की थी? 1757 से 1857। अब इस बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप नाम सुनेंगे सन्यासी विद्रोह, काफी फेमस है, लिखिएगा पहला सन्यासी विद्रोह, नंबर 1 नंबर 2 करके लिखिएगा, सन्यासी विद्रोह लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 1770। इस विद्रोह में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह लिखिएगा 1770, स्थान लिखिएगा बंगाल, सन्यासी विद्रोह
सन्यासी वो दिन लिखवाए थे आप लोग को, वो क्वेश्चन लड़ा भी था। जिजीविसा, हाँ, एक दिन पहले ही लिखवाए और दूसरे दिन हाई कोर्ट में पूछा था जी, जिजीविसा का मतलब क्या होता है, वो हिंदी का क्वेश्चन था। क्लियर। सन्यासी में ऊपर अनुस्वार भी होगा और आधार नो भी होगा, याद रखिएगा। एक दिन पहले लिखवाए थे ना 5, हाँ, जिसमें जिजीविसा लिखाए थे। आपको पीछे से बच्चा भी बोला था जीने की इच्छा, यही सवाल पूछा भी था। हाँ, जो भी बोले थे, कोई बच्चा बोला था कि जिजीविसा का मतलब होता है जीने की इच्छा, और यही जस्ट क्वेश्चन पूछा भी कि जिजीसा जिजीसा मतलब जीने की इच्छा। एक्चुअली वो हिंदी का क्वेश्चन था, लेकिन जीएस में कभी कभी कुछ बोलते हैं तो होता है, इसी तरह का काम होगा। अब सन्यासी लिखें तो कुछ होगा, लिखिएगा 1770, स्थान बंगाल। लिखिएगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। सन्यासी विद्रोह 1770, स्थान बंगाल, और लिखिएगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। एकदम आराम से छोटे छोटे पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा इसका तात्कालिक कारण था, इंस्टेंटेनियस काउज था। इसका तात्कालिक कारण था, इसका तात्कालिक कारण था बंगाल का 1770 में, बंगाल में 1770 में हुआ भयानक अकाल। इसका तात्कालिक कारण जो था, इंस्टेंटेनियस काउज था, 1770 में बंगाल में हुआ था भयानक अकाल। इंस्टेंटेनियस काउज था, 1770 में हुआ बंगाल में भयानक अकाल, ये उसका तात्कालिक कारण बना। लिखिएगा जानकारी के स्रोत, एकदम सेंटर में लिखिएगा, एक बार में रिवीजन होना चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा इस पूरे कॉलम में से। जानकारी के स्रोत लिखिएगा, जानकारी के स्रोत लिखिएगा आनंद मठ। जानकारी के स्रोत में लिखिएगा आनंद मठ, ब्रैकेट में लिखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक से। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक से। आनंद मठ किसकी लेखक में, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक से। लिखिएगा इस विद्रोह में, इस विद्रोह में शंकराचार्य के अधिकतर, इस विद्रोह में शंकराचार्य के अधिकतर अनुयायी थे, फॉलोवर थे। इस विद्रोह में शंकराचार्य के अधिकतर फॉलोवर थे, सन्यासी विद्रोह में। किसके? शंकराचार्य। अब देखो शंकराचार्य का क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद। क्वेश्चन आता भी है, यानी शंकराचार्य एक मत दिए थे, इसको क्या बोलते थे? अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे कौन? शंकराचार्य। फिर एक सवाल शंकराचार्य से ही संबंधित सवाल पूछा जाता है कि इनके मठों को 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। जिनमें से ये सवाल बहुत बार पूछा है कि पश्चिम में कौन सा पीठ है? इस पश्चिम में पीठ का नाम है शारदा पीठ, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ये शारदा पीठ जो है ये है कहां, इस जगह कहां पे है? गुजरात के कौन सी जगह में? द्वारका, बहुत अच्छा। गुजरात के किस में है? द्वारका में। कौन सा पीठ है? शारदा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आते हैं ईस्ट में, ईस्ट में आता है कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ। कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ। और इस जगह है जगन्नाथपुरी। कौन सा? जगन्नाथपुरी। पुरी में है कौन सा? गोवर्धन पीठ। अब बचा कौन? नॉर्थ और साउथ। साउथ में है एक पीठ है जिसको बोलते हैं श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी पीठ, ये कहां है? मैसूर में। ये है, दैट इज द, लिखिएगा एक बार पटा, एक्चुअली पेन पर लिखा रहा था। ये देखिएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये कौन हो गया? साउथ, ये कौन हो गया? वेस्ट, और ये कौन हो गया? ईस्ट।
तो पहले वेस्ट आते हैं, कौन सा? शारदा पीठ। और ये जगह कहाँ है? द्वारका। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन हो गया। ईस्ट में आते हैं, कौन सा पीठ? गोवर्धन। और ये गोवर्धन जो है ये कहाँ है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी है, पुरी जो लिखना है लिखिएगा। अब आते हैं कहाँ पे? साउथ। साउथ में कौन है? श्रृंगेरी। और ये श्रृंगेरी कहाँ है? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर। अब बचा कौन? नॉर्थ। बताइएगा। ज्योतिर्मठ। कौन सा है? ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ कहाँ है? यानी इसका पूरा उत्तराखंड सीधा लिखते हैं। कौन सा? उत्तराखंड। तो हो गया नॉर्थ, हो गया कौन? ईस्ट, हो गया साउथ, और हो गया वेस्ट। ये सब किसका है? शंकराचार्य। और शंकराचार्य के मत का नाम क्या है? अद्वैतवाद। मत है, मत। मत, मत। जैसे कि मत का मतलब होता है कि हम किसी मत से, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारा मत चला था, जैसे हम लोग बोल सकते हैं द्वैताद्वैत, अद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत, ये सब मत था। जैसे आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़िएगा तो वहां पर आपको भक्ति आंदोलन में कुछ आपको चीजें देखने को मिलेगी। चला गया? ला दें? इसमें तो यही बात है कि मिटा नहीं, मतलब कहानी दिक्कत नहीं है, है? जहाँ पे जैसे कि शंकराचार्य कहा जाता है कि शंकराचार्य का जब मृत्यु हुआ था तो उनके लिए उनके शरीर के अवशेष को 4 जगहों पर बना करके मठ का, पीठ का तैयारी कर दिया, मतलब मठ का तैयारी कर दिया, जहाँ पे उसके फॉलोवर्स जो है हर एरिया से अपने आप को उनके लिए उस मत को प्रचार और प्रसार में करते थे। जैसे शंकराचार्य जो थे वो बहुत बड़े गुरु थे, तो निश्चित रूप से उनका जो 4 जगह का जो विभाजन हुआ था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में, तो वो सब जगह है जहाँ पर इनका एक फॉलोवर क्या क्या वहां पर स्थापित किया था, मठ का यानी पीठ का, जिसमें से हाँ, तो शंकराचार्य का पहले से ही चलता था, लेकिन वहां से सब फॉलोवर सब वहां पर से काम करना शुरू कर दिए। बेसिकली नहीं, चारों दिशा में इसका मतलब था कि इसका फॉलोवर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं बल्कि चारों दिशा से इसका डायरेक्शन हो जाए। और पहले से ये तो पहले से शंकराचार्य अपने धर्म प्रचार के लिए सब काम तो किए ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनके इनके सिस्टम को 4 जगह विभाजित कर दिया गया। यानी कहा जाता है कि भक्ति में शरीर के 4 अंगों, 4 भाग में विभाजन, तो शरीर ऐसे तो विभाजन नहीं होगा। तो कहा जाता है कि भाई इसके बाद जो है जितना भी पीठ था उसको मठ का निर्माण कर दिया गया और वहां से लोग फॉलोवर लोग अपना काम करना शुरू किया। तो कहा जाता है कि चारों जगह से जब काम करना शुरू किया तो निश्चित तौर पर जो सनातन धर्म है उसको क्या मिला? एक लेवल मिला, एक मुकाम मिला, और उसी मुकाम से अपना काम शुरू किए। तो बेसिकली उसके उसके सक्षम नहीं पढ़ना है, सीधा सीधी पूछना है, आपको पूछेगा ये सब कहाँ है? कौन सा था ये? श्रृंगेरी। हो गया ना? ये बताएंगे आप लोग को जब भक्ति भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे। नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, ज्योतिर उत्तराखंड में। हो गया? चलिए लिखिएगा। एक्चुअली यहां पर इसको लिखाने की जरूरत नहीं था, ये दूसरा चैप्टर का चीज है, इसको समेट लिए हैं, एंसेंट का चीज है ये। हाँ, बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2। नंबर 2 में लिखिएगा संथाल विद्रोह। और अभी जो लिखा रहे हैं बीपीएससी में सवाल पूछा है। नंबर 2 में लिखिएगा संथाल विद्रोह। स्थान लिखिएगा भागलपुर एवं राजमहल के बीच। संथाल विद्रोह लिखिएगा भागलपुर एवं राजमहल के बीच। संथाल विद्रोह लिखिएगा भागलपुर एवं राजमहल के बीच। ठीक है, और इस रास्ते का नाम था दामन ए कोह। यही क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, दामन ए कोह। दामन ए कोह। हाँ, ये सवाल पूछा है इस बार, बीपीएससी का सवाल है ये, मिला लीजिएगा। बीपीएससी सवाल पूछा था कि भागलपुर से जो राजमहल के बीच के पहाड़ियों का जो रास्ता था उसका नाम क्या था? दामन ए कोह। लिखिएगा संथाल विद्रोह भागलपुर राजमहल के बीच का दामन ए कोह, इसके नाम से था। इसका नेता का नाम लिखिएगा सिद्धू कानू। इसके नाम से यूनिवर्सिटी भी है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी।
हाँ दुमका। लिखिएगा सिद्धू कान्हू, इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू नेतृत्व करता थे। और सिद्धू कान्हू का संबंध कहां से था? झारखंड से, याद रखिएगा। और इस रास्ते का नाम क्या था? दामने को। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा अहोम विद्रोह। अहोम, 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 अहोम विद्रोह लिखिएगा 1828। अहोम, अहोम विद्रोह लिखिएगा 1828। स्थान लिखिएगा असम। स्थान लिखिएगा असम। और नेता का नाम लिखिएगा गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर। फेमस क्वेश्चन है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828, स्थान असम, नेता का नाम गोमधर कुंवर। इसके बाद लिखिएगा खासी जाति का विद्रोह। खासी, नाम सुना होगा, तीन पहाड़ी का नाम है। गारो, खासी और जयंतिया। नाम सुना है ना? गारो, खासी और जयंतिया, ये मेघालय में है तीनों पहाड़ी। गारो, खासी और जयंतिया। लोकेशन कहाँ है? मेघालय में। लिखिएगा गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय, मेघालय का लोकेशन है। और इसी के नाम से एक विद्रोह भी होता है, खासी विद्रोह। खासी जाति का विद्रोह लिखिएगा ब्रैकेट में 1833। स्थान लिखिएगा खासी पहाड़ी। स्थान लिखिएगा खासी पहाड़ी, खांसी मत लिख लेना, खासी। हाँ, हाँ, इन्हें कि खांसी लिख करके एकदम तैयार हैं, खांसी की पहाड़ी। जहां जाते हैं वो पहाड़ी के नीचे से खाली खांसी आता है। ठीक है? हैं? लिखा है। इसीलिए हमको लगा कि किसी किसी का मुंह खांसी टाइप का लग रहा था, इसलिए 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 हमको रोकना पड़ा। क्लास में पता चल जाता है कि भाई कौन खांसी लिख रहा है। हम नहीं लिखा। नहीं, 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 वो कभी कभी हम जब, इसलिए बार बार। राजा तीरथ सिंह, चेतर सिंह का भाई था ये। लिखिएगा नेक्स्ट। अरे बहुत सवाल पूछता है। नेक्स्ट लिखिएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। हट, कोल, कोल। कोल विद्रोह, कोल के लिए विद्रोह करेगा। लिखिएगा कोल विद्रोह, ब्रैकेट में लिखिएगा 1831, 1831। कोल विद्रोह 1831। स्थान लिखिएगा छोटा नागपुर। स्थान लिखिएगा छोटा नागपुर। नेता का नाम लिखिएगा, कोल विद्रोह 1831, जगह है छोटा नागपुर। नेता का नाम लिखिएगा सुरगा और सिगराय। मुर्गा नहीं, सुरगा, सुरगा और सिगराय।
सुरगा और सिगराय। अब क्या करोगे, आदिवासी को इस तरह का नाम था, ट्राइब्स का इसी तरह नाम था। लिख लिए, लिखिएगा। मामला था, इसके नीचे लिखिएगा, मामला था कोल समुदाय के आदिवासियों से उसकी भूमि को छीनकर। मामला जरूर लिख लीजिएगा कोल का, जो फेमस हुआ है वही सब लिखा रहे हैं। और इतने याद रखना है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बहुत विद्रोह हुआ है, लेकिन जितना लिखा रहे हैं इसी में से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ देगा सीधा। लिखिएगा, कोल समुदाय के आदिवासियों से उसकी भूमि को छीनकर मुस्लिम तथा सिख किसानों को दे दी गई थी। मुस्लिम तथा सिख किसानों को दे दी गई थी। कोल समुदाय के आदिवासियों से उसकी भूमि छीनकर मुस्लिम तथा सिख किसानों को दे दी गई थी। क्लियर। लिखिएगा नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह। मुंडा, यह भी छोटा नागपुर के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मुंडा विद्रोह लिखिएगा, छोटा नागपुर के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। लिखिएगा, विद्रोह में शामिल था कोलारी आदिवासी। विद्रोह में शामिल था कोलारी आदिवासी और एक बंगाल के राजा थे। बंगाल के एक प्रहार के राजा थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया था इसको। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिखिएगा, मुंडा विद्रोह में छोटा नागपुर और सिंहभूम इसका जगह है, और विद्रोह में शामिल था कोलारी आदिवासी, और कोलारी आदिवासी के अलावा एक राजा ने इसमें हेल्प किया था। वो राजा था बंगाल का राजा, नाम था, यानी प्रहार का राजा था, प्रहार एक जगह था वहां का राजा था, नाम था इसका जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ। बंगाल के प्रहार के राजा, राजा जगन्नाथ। जगन्नाथ क्वेश्चन पूछ सकता, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोलारी को ये सपोर्ट किया था ये लोग, राजा जगन्नाथ। इसके बाद लिखिएगा पागलपंथी विद्रोह। डेट सबका जानना चाहिए, ऐसे लिख लो, 1820 से 22, 1820 से 22। पागलपंथी, पागलपंथी विद्रोह लिखिएगा। सिंहभूम अभी तो उधरे है। लिखिएगा पागलपंथी, 1820 से 22, पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट, नहीं नहीं उसी का, ठीक है यही है, 1820 से 22। लिखिएगा पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी में लिखिएगा स्थान उत्तर बंगाल, और डेट लिखिएगा 1825, 1825। स्थान लिखिएगा उत्तर बंगाल, ईयर लिखिएगा 1825, और नेता का नाम लिखिएगा करम शाह एवं उसके पुत्र टीपू। बहुत फेमस क्वेश्चन है। नहीं, टीपू सुल्तान नहीं, टीपू नाम था, करम शाह और उसके पुत्र टीपू। करम शाह और उसके पुत्र टीपू। लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा बहाबी विद्रोह। बहाबी बहुत फेमस है, बहाबी, बहाबी बिहार के लिए तो गजब का फेमस है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इससे यहां से पूछेगा। बहाबी, बहाबी लिखेगा 1830 से 60, 1830 से 60, 30 to 60। हाँ लिखिएगा, इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद राय बरेली, सैयद अहमद राय बरेली इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद राय बरेली, सैयद अहमद राय बरेली। पटना, इसका मुख्य केंद्र पटना था, इसका मुख्य केंद्र था पटना।
लिखिएगा यह एक प्रकार का मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। यह एक प्रकार का मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। इसके बाद लिखिएगा किट्टूर विद्रोह। किट्टूर, नाम सुना होगा रानी चेन्नम्मा, उसी, हाँ, किट्टूर याद रखिएगा, रानी चेन्नम्मा, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। देखिएगा किट्टूर विद्रोह आधुनिक कर्नाटक प्रांत में है ये जगह, और नेता का नाम लिखिएगा चेन्नम्मा। चेन्नम्मा, हाँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, चेन्नम्मा। चेन्नम्मा, किट्टूर विद्रोह। इसके बाद लिखिएगा वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी, हाँ, वेलुथम्पी का विद्रोह। लिखिएगा जगह, पहले तो ईयर लिख लीजिएगा, 1805 में हुआ था वेलुथम्पी। जगह कहाँ? तमिलनाडु। वेलुथम्पी का विद्रोह लिखिएगा तमिलनाडु, और लिखिएगा 1805, और नेता का नाम लिखिएगा वेलुथम्पी ही, अपने नाम से ही विद्रोह हुआ था उसका, वेलुथम्पी। वेलुथम्पी। इसके बाद लिखिएगा पॉलीगरों का विद्रोह। पॉलीगरों, पॉलीगरों का विद्रोह लिखिएगा 1801 से 1856। पॉलीगरों का विद्रोह लिखिएगा 1801 से 1856। यह जगह है तमिलनाडु, और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिएगा 1801 से 1856, और इसके नेता का नाम लिखिएगा पंडित कट्टावोमन। कट्टावोमन, उसी तरह बोलता भी है वो लोग, पंडित कट्टावोमन। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा, पॉलीगर के बाद लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज के लिखिएगा अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन एवं नेतृत्वकर्ता। इसके पैराग्राफ चेंज के लिखिएगा अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन एवं नेतृत्वकर्ता। लिखिएगा कूका आंदोलन। कूका, कूका, KUKA, कूका। नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिएगा भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका। कूका आंदोलन लिखिएगा, नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका। भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद लिखिएगा मुंडा विद्रोह। भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका। इसके बाद लिखिएगा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह लिखिएगा बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह में लिखिएगा बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा के नीचे लिखिएगा कि बिरसा मुंडा को एक उपाधि दी गई थी, उल गुलान। यही क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, कहां घुस घुस के पूछता है बीपीएससी। बिरसा मुंडा की एक उपाधि दिया था उल गुलान, ये भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। उल गुलान सीधा पूछा था, उल गुलान किसकी उपाधि थी? बिरसा मुंडा की, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये पिछले बार ही बीपीएससी का सवाल था, उल गुलान। खाली एक एक बार देखिएगा, काम हो जाएगा, सब क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा, सीधा हिट है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, देखते रहना पड़ेगा इसको। बिरसा मुंडा की क्या उपाधि दी गई थी? उल गुलान। लिखिएगा फकीर विद्रोह। फकीर,
वही रे फकीरा। फकीर विद्रोह, मजनू शाह है। हाँ, फकीर विद्रोह, मजनू शाह। हाँ, नेता था, बड़ी बड़ी मजबूत नेता था जी। लिखिएगा फकीर विद्रोह, मजनू शाह, और लिखिएगा चिराग अली शाह। मजनू शाह कौमा चिराग अली शाह। वो सब नहीं लिखना है, सीधा सीधा लिखो। इसके बाद लिखिएगा चेर विद्रोह। हम्म, चेर विद्रोह लिखिएगा भूषण सिंह। लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह लिखिएगा चित्तर सिंह। चित्तर। रामोसी विद्रोह में लिखिएगा चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। इसके बाद लिखिएगा भील विद्रोह। भील। भील विद्रोह लिखिएगा नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिएगा सेबरम। भील विद्रोह नेता का नाम लिखिएगा सेबरम। इसके बाद लिखिएगा नागा विद्रोह। नागा बहुत फेमस है, रानी गेडेनल्यू। रानी गेडेनल्यू। नागा विद्रोह, अच्छा ये रानी कौन उपाधि दिया था? जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छा। रानी गेडेनल्यू। रानी गेडेनल्यू, इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू दिए थे। नागा विद्रोह, रानी गेडेनल्यू, रानी की उपाधि ब्रैकेट में लिखिएगा, रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा पाइक विद्रोह। पाइक। पाइक, हाँ पाइक के बगल में उड़ीसा जरूर लिख लीजिएगा। पाइक विद्रोह। हाँ, पाइका या पाइक, पाइका भी कहीं का रहेगा, पाइका भी लिख सकते हो, पाइका विद्रोह या पाइका विद्रोह, पाइक विद्रोह। हाँ, कहीं जो लिखता है लिखिएगा, पाइका विद्रोह ही लिखो, पाइका विद्रोह। उड़ीसा लिख लिए। और नेता का नाम लिखिएगा जगबंधु। जगबंधु। अब हो गया क्लियर। देखिए, ऐसे ये विद्रोह जो है ना, अभी जितना लिखा है इसे तिगुना है, लेकिन यही पूछता है, यही पूछेगा, और अगले 10 साल तक यही सवाल पूछेगा, एक सवाल इधर उधर से नहीं आएगा। अब इसको अप्रोप्रिएशन कर दिए हैं, इतना सही सवाल पूछा जाएगा। देख अब हम लोग का टारगेट क्या होगा, हम लोग टारगेट कैसे फुलफिल करेंगे। 1856 में, ध्यान दीजिएगा, 1856 में लॉर्ड डलहौजी की एंट्री होती है। क्लियर। और लॉर्ड डलहौजी कौन सा कंसेप्ट लाता है? 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें से हमने बताया था टेक्निक सज सज बुझने का, सबको याद है। और इसका टेक्निक भी आपको बताए थे, सज बुझने सौ से सतारा, जौ से जैतपुर, बौ से ऊ से उदयपुर, झ से झांसी, नौ से नागपुर, क से करौली, और अ से अवध। इसका डेट में भी आप लोगों को परेशानी नहीं हुआ था। सतारा कब हुआ था? 1848, यानी 1848 में सतारा, और एक साल बाद कहा? जैतपुर में, यानी 1849, और बघाट में 1850। सीक्वेंस में जा रहे हैं, बस एक याद रखना, 1851 में नहीं कहीं, उसके बाद 52, 53, 54, 55 खत्म है, कहीं कोई दिक्कत, इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस 51 को क्रॉस करेंगे, और बौ से कहां गए? बघाट, ऊ से उदयपुर, यानी बताइए उदयपुर में कब? 52, झांसी में 53, नागपुर में, और कानपुर में, कानपुर है ये, रौली है, हाँ, सब चीज में हाँ हाँ, गजब, एकदम साथ हो जाते हो तुरंत। करेक्ट, कानपुर में, हाँ कानपुर में। अरे हम पढ़ाने के क्रम में कौवा उड़ू मैना उड़ करते हैं, बीच में गधा भी उड़ू, उड़ाइए मत गधा को, ठीक है। तो क से कानपुर नहीं, बल्कि क से करौली। और करौली कब? 1800
1855 और लास्ट में अवध 1856। एकमात्र अवध था जिस पर कुशासन का आरोप लगाया गया। तो याद रखिएगा, ध्यान रखना है, इस सच बुझने का या तो मैच करने क्वेश्चन दे देगा, इस पर पूरा ध्यान रखिएगा। तो 56 में डलहौजी की नीति आती है, हड़प नीति। हड़प नीति के साथ 3 कंडीशन को बताए, या तो आप गोद ले सकते हैं या गोद बिल्कुल नहीं ले सकते हैं और अनुमति के बाद ही ले सकते हैं। इसके खिलाफ, इसके पूर्व हम लोग के यहाँ 1757 से लेकर 1857 के बीच में छोटा छोटा विद्रोह हुआ, जो सारा विद्रोह आपको राइट डाउन करा दिए। अब हम लोग के पास फाइनली आता है, इन सभी का एक निष्कर्षण हम लोग के पास आगे चल के आएगा, नाम होगा 1857 का सिपाही विद्रोह। बड़ा फेमस विद्रोह है। बस इतना जान लीजिए कि इस विद्रोह के बाद भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का एक आविर्भाव होगा और एक नया क्रांति हम लोग को देखने को मिलेगा। कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो 1858 में एक अधिनियम पारित होगा, भारत शासन अधिनियम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, जो कल तक भारत का गवर्नर जनरल होगा, हो जाएगा भारत का वायसराय, और इस पोस्ट पर एंट्री होगी कैनिंग की। किसकी होगी? कैनिंग की। इसका मतलब है 1857 एक बैरिकेडिंग है, 1857 बीच का बैरिकेडिंग है, और इस बैरिकेडिंग को पार करेंगे तो 2 स्टिक हम लोग को मिलेगा। एक मिलेगा 1885 का कांग्रेस और एक मिलेगा 1905 का बंगाल विभाजन। ये दोनों जो है फ्रीडम मूवमेंट का बहुत जबरदस्त पार्ट है। याद रखिएगा कि अगर आप पीछे आप हिस्ट्री नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अधिक सवाल 2 ही जगह से पूछा जाता है, 1885 का कांग्रेस और 1905 के बंगाल विभाजन से लेके 1947 देश की आजादी। ये जो पोर्शन है, अगर 10 सवाल पूछ रहा होगा तो 8 सवाल पूछने का चांसेस यहीं से बनेगा। 2 ही के लिए इतना पढ़ रहे हो, और वही 2 डिसाइडिंग फैक्टर भी है। इधर तो सब बनाता, उधर ही नहीं बना पाता। आपको उधर ही बना करके अपने लीड लेना है। लीड लीजिएगा तब तो सबसे बेहतर आप कर पाइएगा। या फिर अगर इसको कभी मिजाज किया, नहीं 60-40 का रेशियो कर ले, 6 + 4, तब वहां पर आप लोग सबसे ज्यादा सबल हो जाएगा। 4 क्वेश्चन उधर से बनाइएगा। लेकिन याद रखना है, ये जो पार्ट है वो कंप्लीट आपका कौन सा मूवमेंट है? फ्रीडम मूवमेंट। और फ्रीडम मूवमेंट से आपका सवाल ज्यादा पूछा है। पीछे आप नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट से अपने आप को बैलेंस करना है। जानना है कि 1885 में क्या था, 1905 के बंगाल विभाजन में क्या क्या बात हुई थी, 6 में मुस्लिम लीग क्या किया था, गांधी जी का भारत आगमन कैसे हुआ था। थोड़ा मूवमेंट भी आएगा और पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। लेकिन इसके बीच का बैरिकेडिंग कौन है? 1857 का सिपाही विद्रोह। हम लोग इस पर काम करेंगे। इसके नेतृत्वकर्ता को देखेंगे। जब ये खत्म होगा तो आंदोलन शुरू, और आंदोलन शुरू होगा तो 47 के पहले खत्म नहीं होगा, देश की आजादी तक। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 1857 का सिपाही विद्रोह।